नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। ये जो आज का मेरा लेक्चर है, स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर में सारे विद्यार्थियों को, सारी फैकल्टी में, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स को परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसी के ऊपर मैंने अपना व्याख्यान रखा है। और आज अभी तक जो मैं पहले लेक्चर देता है वो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, पर्टिकुलर कॉमर्स के किसी प्रश्न पत्र के ऊपर, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये तीनों फैकल्टी स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। इस पर मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार भारल और मैं उज्जैन के कालिदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन में पदस्थ हूं। साथियों, अब हम ये इस विषय के ऊपर बात प्रारंभ करते हैं। प्रोजेक्ट के ऊपर हम वक्तव्य स्टार्ट करें इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेमेस्टर सिस्टम था, इसमें पहले हर सेमेस्टर के अंदर वर्क तो सबको बनाना पड़ता था, लेकिन आज आप देख रहे हैं अब ये केवल अंतिम सेमेस्टर में रह चुका है। इसके कई कारण रहा होगा। इसमें एक के सामने आया कि हर सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क के कारण उसकी जो क्वालिटी थी, जो गुणवत्ता थी, वो बरकरार नहीं रह पा रही थी। तो जैसा हम देखते हैं, हमारे विभाग को भी लगा होगा, यदि अगर मान लीजिए वृक्ष की किसी शाखा के अंदर दोष है तो पूरा वृक्ष ना काटा जाए बल्कि उस शाखा को हटाया जाए। इसी शायद बात को ध्यान में करके कि प्रोजेक्ट वर्क अच्छा है, यदि उसकी क्वालिटी गिर रही है तो इसे एक तो जो स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षाओं के अंदर हैं, यानी हम ये कहें कि छठे सेमेस्टर यूजी और पीजी के 4th सेमेस्टर के अंदर हर स्टूडेंट को अपने नियमित प्रश्न पत्रों के साथ साथ उसे एक प्रोजेक्ट का काम भी करना है। इन्हें प्रोजेक्ट एक कंप्लीट रिपोर्ट, एक कंप्लीट प्रतिवेदन, जिसे पढ़ करके पढ़ने वाला ये समझ सके कि उसे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड सारी चीजें एट ए ग्लांस उसे समझ में आ जाए। चलिए हम ये देखते हैं इसके, जो मैंने आपको इसकी भूमिका बताई, इसके बाद कि परियोजना का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। देखिए, मैं वाणिज्य का विद्यार्थी हूं और ये जो ज्यादातर यूज या प्रयोग में आने वाली चीजें हैं वो कॉमर्स, ट्रेड, फाइनेंस, इनसे रिलेटेड ज्यादा है, क्योंकि हम उसको उसी स्तर के अंदर देखते हैं। तो आपको उससे तुलना सब्जेक्ट के आधार पर इसका निष्कर्ष निकालना है और उस दृष्टि से सोचना है। तो हम ये देखें, यदि हम प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, जिनके आधार पर आपको इसका अर्थ क्लियर होगा। पहला है अंतर संबंधी गतिविधियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। क्या है प्रोजेक्ट? यदि हम मार्केट फील्ड के अंदर जाकर के देखें तो कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही है या किसी सेवा को प्रोवाइड करवा रही है, वो अपना काम निरंतर जारी रखती है और उसके साथ साथ वो किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। तो क्या हुआ, ये इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज है। इसी प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि आप अपना नियमित अध्ययन कर रहे हैं और नियमित अध्ययन के साथ साथ एक अलग गतिविधि आपको दी हुई है, इसलिए प्रोजेक्ट को आप किसमें लेंगे, इंटर रिलेटेड। दूसरा आप क्या देखेंगे, ये कि नैतिक एवं नियमित गतिविधियों से पृथक, डिफरेंट फ्रॉम रूटीन एंड रेगुलर एक्टिविटीज। जो प्रोजेक्ट है वो प्रोडक्शन से अलग है, वो सर्विस से अलग है। तो आप क्या देखते हैं, जो रूटीन वर्क है उससे ये डिफरेंट है। यहां हम इसके अंदर अध्ययन क्षेत्र के अंदर देखें तो हमारा रूटीन वर्क क्या है, उसके अतिरिक्त आपको ये कार्य करना पड़ रहा है अंतिम सेमेस्टर में, इसलिए ये क्या है, आपकी दैनंदिन गतिविधियों से अलग है ये।
तीसरा आप देखेंगे पर्याप्त समय, धन आवश्यकता, नीड ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, टाइम एंड मनी। यदि आप फील्ड के अंदर जाकर के देखें तो नियमित गतिविधियों के अतिरिक्त आपको ये एक्टिविटी करना पड़ रही है, इसलिए आपको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस चाहिए। तो अपना अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हैं, आपके पास सिलेबस कन्फाइंड है कि ये पढ़ना है आपको, यहां मटेरियल उपलब्ध होगा, इसकी कोई सीमा नहीं। आप प्रोजेक्ट, आपने कोई एक प्रोजेक्ट लिया है और उस पर अगर आपको काम करना है तो जो आप समय नियमित अध्ययन को दे रहे हैं वो समय तो आपको देना ही देना है, उसको छोड़ करके आपको अतिरिक्त समय देना है। इसमें आपको एक्स्ट्रा आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, स्पाइरल बाइंडिंग करवानी है, कंप्यूटर से आप टाइप करवा रहे हैं, उसे ग्राफ वगैरह लगा रहे हैं, बाइंड करवा रहे हैं, तो क्या होगा इसके, और अतिरिक्त संसाधनों की इसके लिए क्या पड़ेगी आपको आवश्यकता। चौथी महत्वपूर्ण बात जो इसके अंदर है वो है निर्धारित समय सीमा में पूर्ण होना, कंप्लीटेड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो भी प्रोजेक्ट है, यदि हम मार्केट या फील्ड की बात करें तो उसकी एक सर्टेन ड्यूरेशन रहती है कि आपको ये वाला प्रोजेक्ट 12 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में ऐसे कंप्लीट करना है। इसी प्रकार से आपके पास जो अध्ययन के साथ ये प्रोजेक्ट है, इसकी भी एक अपनी समय सीमा है कि 31 मार्च या 15 अप्रैल तक आपको इसे कंप्लीट करके अपने निर्देशक के पास जमा करवाना है। फिर एलिसन का वाइवा वोस की प्रोसीजर शुरू होगी, तो इसके साथ भी एक टाइम पीरियड है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब जैसे हम बोलते हैं गागर में सागर, कि सारी चीजें कुछ चुनिंदा लाइनों के अंदर या कुछ चुनिंदा, उस हम क्या बोलते हैं डेफिनेशन। ये आपके सामने आ रही है। एक परियोजना सुस्पष्ट उद्देश्यों के साथ अंतर संबंधी गतिविधियों का संयोजन है, जिसे एक निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना होता है। इसके अंतर्गत कार्यों को निर्धारित क्रम के अनुसार किया जाता है, जिसके लिए साधनों जैसे मुद्रा, सामग्री, सुविधाओं और स्थान की आवश्यकता होती है। तो क्या दिया है, जो मैंने आपको अभी कुछ समझाया उसमें और डिटेल आ गई कि जो प्रोजेक्ट है वो पर्टिकुलर किसी स्थान पर ही कंप्लीट किया जाता है। अपने फ्रेंड, अपने घर बना सकते हैं, दूसरे व्यक्तियों की क्या ले सकते हैं आप, हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। तो ये क्या दे रखा, प्रोजेक्ट की एक डेफिनेशन है। यदि आप में से कुछ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो वो इंग्लिश परिभाषा सकते हैं। ए प्रोजेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड विथ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, time period. The activities are to be performed in a specified sequence or order. इंटर रिलेटेड गतिविधि मैंने आपको बताया है कि जो आपको गतिविधियां करनी हैं उनका एक क्रम है, उनका एक ऑर्डर है, जिसे आप ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है उसका भी एक क्रम दिया हुआ है, विभाग के द्वारा समय समय पर वेबसाइट के माध्यम से या वेबसाइट के ऊपर इस पे यथार्थ पर्याप्त लिटरेचर साहित्य दिया गया है। उसी को मैंने कंपाइल करके एक लेक्चर तैयार किया जो आपके सामने में रख रहा हूं। नेक्स्ट, हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है और जो प्रोजेक्ट हम सामान्य बोलचाल की भाषा बोलते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो हो सकता है कि इसके आधार पर हम अपने प्रोजेक्ट को ज्यादा अच्छे से समझ सकें, ज्यादा अच्छे से जान सकें। तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, कि हम प्रोजेक्ट है क्या। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। जैसे प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, बाजार में किसी नए उत्पाद का प्रवेश, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। ऑलरेडी बहुत सारे
और कोई आप नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं तो उसकी सफल होने की संभावना कितनी है, आप इसका एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। या क्या हो सकता है, दूसरा फील्ड क्या हो सकता है इसका, दूसरा एग्जांपल, बड़े अथवा छोटे नए मॉडलों का विकास। आप देखते हैं मार्केट के अंदर कि साहब टाटा एक नैनो कार लेकर के आए कि जो सबकी रीच में भी हो, छोटी भी हो, गलियों के अंदर भी जा सके, तो एक नया प्रोडक्ट, नया मॉडल लेकर के आए, नया मॉडल। और आजकल हम देखते हैं जो हमारी सरकार स्टार्टअप इंडिया वाली बात कर रही है, स्टैंड अप इंडिया वाली बात कर रही है, तो उनमें इन प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस और बढ़ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है नदी का निर्माण। ये भी अपने आप में क्या दे रखा है, एक प्रोजेक्ट है, उसकी हाइट कितनी रहेगी, है ना, ये भी ध्यान में रखना है। ज्यादा ऊंची हाइट आप बनाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, यदि हाइट कम करेंगे तो हो सकता है बरसात के दिनों के अंदर वो ओवरफ्लो हो जाए, पानी के अंदर आ जाए। तो ये सारा प्रोजेक्ट है जिसकी एक हाइट क्या होना चाहिए। संगोष्ठी का आयोजन, आपके कॉलेज के अंदर बहुत सारे शोध सेमिनार हो सकते हैं, किस प्रकार से वो सफल हो पाएगा, किनको बुलाना है, क्या करना है, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन, के विद्यार्थी वो सीए करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं, अभी जो आपके लास्ट 2 डेज दे रखे हैं प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने के लिए, तो कोई आप एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, ये काम करवाए आपको, तो वो भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। राजनीतिज्ञों का निर्वाचन में भाग लेना, ए पॉलिटिशियन कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन। आज कई प्रबंध हो चुका है, आप पढ़ ही रहे हैं कि कई प्रकार की, कई व्यक्तियों की, कई संस्थाओं की सेवा ले रहे हैं करने के लिए। या भारी विज्ञापन प्रचार, हेवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो ये मैंने आपको कुछ बताया, फील्ड के अंदर हैं, हमारा प्रोजेक्ट इनसे अलग है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की आधारशिला, ये जो एक सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, इसमें यही है। मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट 1 से टाइम केवल एक ही बार होता है, इसके बाद प्रोजेक्ट नहीं होता है, इसके बाद प्रोडक्शन हो जाता है कि आप बार बार उसको बना रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। यहाँ एक जो एग्जाम्पल दे रखा है, राजनीतिज्ञों का निर्वाचन में भाग लेना, ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तो यहाँ आप बोल सकते हैं उसमें रिपीट हो रहा है, लेकिन वो अल्टीमेटली है प्रोजेक्ट जिसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बात आई थी कि ये नियमित व्यवहार से अलग है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि प्रोजेक्ट बनाने के पहले आपके मस्तिष्क के अंदर ये बात हर एंगल से, हर दृष्टि से घर कर जाए, समझ आए कि प्रोजेक्ट है क्या, है ना। कई बार हम ये देखते हैं समय की कमी है, स्टूडेंट बहुत सारे हैं टीचर के अंडर में, वो सबको नहीं गाइड कर पा रहे हैं, तो ये स्टूडेंट को थोड़ा समझ में आए। डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट वर्क एंड देखी थी कि ये नैतिक या नियमित गतिविधियों से अलग है। क्यों अलग है? एक बार पुनरावृत्ति नहीं होती है। आप बता रहे हैं छठे सेमेस्टर पूरा आपका यूजी हो जाएगा, केवल एक बार आप बना रहे हैं, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। कंपनी ने नया मॉडल नहीं बनाएगी, उसके ऊपर उनको एक्शन लेना है कि हमें इसको अप्लाई करना है या नहीं करना है। दूसरा ये देखेंगे व्यापक तकनीकी विविधता, वाइड वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जब भी आप फील्ड के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर आजकल विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, वाइड वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए जो आपको नियमित गतिविधियों में नहीं चाहिए। एक बार आप कोई 4 व्हीलर खरीद रहे हैं तो आप जाएंगे तो पूरा सर्च करेंगे, हर कंपनी अपने मॉडल के लिए उसके अंदर हमने ये किया है, ऑटो एबीएस सिस्टम है इसके अंदर, सीट एडजस्टेबल है ना, एयर बैग दे रखे हैं इसमें। तो सारी कंपनी तकनीकी विविधता की आवश्यकता होती है किसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। यहां जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आपके नियमित जो आपका रेगुलर टीचिंग है उससे ये अलग हट करके है, जहां आपको अलग दृष्टि से सोचना पड़ेगा यदि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक स्तरीय प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट, उच्च दक्षता एवं कौशल, हायर कैलिबर एंड स्किल्स। इतना हायर कैलिबर होगा प्रोजेक्ट के होने की, टाइम से पूरा होने की संभावना उतनी बढ़ जाएंगी।
नेक्स्ट है सारणी, चार्ट, ग्राफ आदि जैसे साधनों का प्रयोग। सामान्यतः यदि हम मैथ्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट को छोड़ दें तो जनरली वो अपने रेगुलर अध्ययन में इन चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा कि आपको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। और लास्ट, परियोजना स्तर पर आए नहीं। यदि हम फील्ड की बात करें तो जो स्टाफ या कंपनी का जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर लगा है उस वक्त उनके पास कोई रेवेन्यू, लेकिन जब प्रोजेक्ट को वो एक्शन में लाते हैं, उस पर कार्य शुरू करते हैं, तब जाकर के क्या होगा, उनके पास रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा। तो ये कुछ डिफरेंस है आपकी रेगुलर ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट के अंदर। मैं समझता हूं इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। और थोड़ा क्लियर करते हैं, ये कुछ विशेषताएं परियोजना का की ऑफ प्रोजेक्ट। नंबर 1, सुपरिभाषित उद्देश्य, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। जो प्रोजेक्ट हैं इनका क्या उद्देश्य स्पष्ट है। क्या उद्देश्य है, हम अपने इस यूजी और पीजी के अंदर स्टूडेंट यदि उसके आंतरिक कोई प्रतिभा छिपी हुई है वो अपने टीचिंग के साथ साथ प्रोजेक्ट के माध्यम से भी बाहर लेकर के आए। विभाग के निर्देश दिए हुए हैं कि यदि आपकी कक्षा में किसी विद्यार्थी ने सीसीई अच्छा दिया है या अच्छा, तो पर्टिकुलर कॉलेज अपनी वेबसाइट के ऊपर उस प्रोजेक्ट को डालें। अब देखिए, वेबसाइट के ऊपर प्रोजेक्ट है तो क्या हो गया, वो पब्लिक डोमेन के अंदर चीज आ गई है। वो पढ़ करके देख सकता है, समझ सकता है कि यार इस बिजनेस के अंदर क्या नुकसान है, इसमें क्या चैलेंजेस है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसके उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। दीर्घ एंड जटिल, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जो आपका रेगुलर टीचिंग है उसकी तुलना में आपको क्या लगता है, ये कॉम्प्लेक्स लगता है कि यार कैसे बनेगा, कैसे बना पाएंगे, कितने रेंज में होना चाहिए, क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या कम महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें आगे मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं। नेक्स्ट, क्रियाओं की समयावधि अनिश्चित। देखिए, प्रोजेक्ट की लाइफ डिफाइन रहती है कि आपको इतनी समय करना है, लेकिन उस समय में आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है ये अनसर्टेन रहता है। अगर मान लीजिए आप किसी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए जा रहे हैं, निश्चित नहीं है कि आप कल ही जाएंगे, आप परसों भी जा सकते हैं, जब आपको कन्वीनियंट होगा तब आप जा सकते हैं। तो एक्टिविटीज क्या है, अनसर्टेन है, लेकिन करना बहुत सारे काम है। मेरे परियोजना जीवन चक्र, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जो हर प्रोजेक्ट बनता है उसकी भी एक लाइफ साइकिल रहती है। जैसे एक ने एग्जांपल देखा, नदी के ऊपर आपने ब्रिज बनाया है, तो उसकी भी एक क्या दे रखा, टाइम पीरियड है कि ये जो ब्रिज बना है ये इतने अवधि तक आने जाने के लिए क्या है, उपयोगी है, और इसके बाद फिर इसके अंदर क्या होगी, रिस्क बढ़ जाएगी, फिर इस पर आप यातायात या आना जाना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा कि रेलवे का ब्रिज गिरा और उसमें यह बात आई कि साहब उसकी अवधि पूरी हो चुकी थी, यानी उसका जीवन चक्र क्या था, पूरा हो चुका था। अनोखापन ये आपको लग ही रहा होगा कि आप छठे से में आए तब तक तो ये वाली चीज थी नहीं, और अब एकदम सर ने बोल दिया है साहब कि ये आपके निर्देशक है और इनके अंदर में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो एक यूनिकनेस तो है ही। चलिए, अब ये इतना सारा मैंने प्रयास किया है कि आप प्रोजेक्ट को भली भांति समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य का आधार। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका शीर्षक आपको तय करना है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। तो जो शीर्षक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहां मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं आप लोगों को, इस प्रोजेक्ट का पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। ये जितने प्रोजेक्ट के हम जितनी भी क्लास के अंदर यूजी और पीजी में डिफरेंट फैकल्टीज में, इन सबका रिलेशन किससे है, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है ये। यानी केमिस्ट्री का स्टूडेंट है उसको भी बनाना है, को बनाना है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को बनाना है। तो कौन सा है ये, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है ये। परियोजना कार्य चयन का उद्देश्य, आपकी रुचि किसमें है, आपने इसे क्यों सिलेक्ट किया है, उसका
क्या चाहिए, आपको औचित्य बताना पड़ेगा कि आपकी इसमें रुचि थी, या आपको इसके डाटा आसानी से मिल सकते थे, या आपके घर में होता है ये इसलिए आपने लिया है, या आपको आपके टीचर ने प्रेरित किया है। तो उसका एक स्पष्ट उद्देश्य होगा जो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर मेंशन करना होगा। अब ये यहां से आपका स्टार्ट होता है कि पहले आपको एक फील्ड तय करना है, आपको एक क्षेत्र। तो जो उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस हैं, जब ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था सेमेस्टर सिस्टम के अंदर, तब से लेकर समय समय के ऊपर काफी परिपत्र के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग और उनके अधिकारियों ने इस पर बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारा साहित्य उपलब्ध कराया है। उनको पढ़ करके ये मैंने एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया है। तो इसमें मोटे रूप से 3 फील्ड होंगे। या तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री और ट्रेड। या तो वो स्वरोजगार से संबंधित हो सकता है, उद्योग से संबंधित हो सकता है, या व्यापार से संबंधित हो सकता है। यदि इनमें से कोई एक पर आपने प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें आपको क्या क्या कवर करना है, क्या क्या जानकारियां आपको देना है, ये आप देखेंगे। दूसरा है नौकरी से संबंधित, रिलेटेड टू सर्विस, कि आप किसी जॉब के अंदर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको ये क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है, ये आप देखेंगे। और तीसरा अदर प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये 3 मेन शीर्षक हैं या एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर ढेरों प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। क्लियर? लेकिन आएंगे उन तीनों कैटेगरी के अंदर। चलिए एक एक करके मैं आपको क्लियर करता हूं। जो अन्य प्रोजेक्ट हैं वो किससे रिलेटेड हो सकते हैं ये भी देख लें आप। तीसरी कैटेगरी क्या आपकी, अन्य। अन्य में क्या आ सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब जैसे मैंने 2-3-4 एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि कौन सी प्रतियोगी परीक्षा हो सकती है। कर्मचारी चयन आयोग, जो केंद्र सरकार के द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके माध्यम से इनकम टैक्स, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, भर्ती होती है। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें जो हमारी सबसे कहना चाहिए गवर्नमेंट फील्ड की प्रेस्टिजियस आप बोल सकते हैं, जिनमें आईएएस, आईपीएस जो एग्जाम है वो लोक सेवा आयोग कंडक्ट करता है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबल टेस्ट जिसे हम बोलते हैं नेट, जिसके माध्यम से कॉलेजों के अंदर जो प्रोफेसर अपॉइंट किए जाते हैं उनके लिए कंपलसरी की गई है यूजीसी के द्वारा। और एक हमारा स्टेट भी लेते हैं, राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, स्टेट लेवल एलिजिबल टेस्ट, जिसे स्लेट या अभी जो सेट बोल रखा है, स्टेट एलिजिबल टेस्ट। पहले का नाम था स्टेट लेवल, राज्य स्तरीय। फिर जो भी हो, अब आपको क्या लग रहा है, पहला हमारा कौन सा हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आइदर इंडस्ट्री और ट्रेड। दूसरा क्या हुआ, हम नौकरी करना चाहते हैं, तो उस पर प्रोजेक्ट है। और तीसरा क्या रखा, अन्य। अन्य में हमने क्या लिया है, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित। शायद इसमें एक और है, ये तो थी प्रतियोगी परीक्षा और एक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तैयारी। यदि इस पे कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना तो अन्य श्रेणी के अंदर आएगा। कौन कौन से हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, या हम देखते हैं कि पीजी के बाद बहुत सारे स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, ये कौन से हैं, अन्य। पहला था हमारा स्वरोजगार, दूसरा सर्विस और तीसरा अन्य। अब जैसे अन्य में से हम किसी एक को ले लें, मान लीजिए कोई व्यक्ति पीएचडी करना चाहता है कि साहब मैं कोई शोध का काम करना चाहता हूं, रिसर्च करना चाहता हूं, तो आपका प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद ये मालूम चल जाए कि मुझे पीएचडी के अंदर क्या क्या करना है, इसमें इसे क्या करना है। तो वो प्रोजेक्ट है जिसमें एट ए ग्लांस उसे सारी जानकारी मिल जाए। अब थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि मान के ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है तो उसको कितने लोगों के पास जाना पड़ेगा, यार कौन गाइड होता है,
इसके अंदर एडमिशन कैसे मिलता है, इसका रिजल्ट कब आता है। एक हमारे जो अपने कॉलेज की लड़की थी, उसने इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया तो उसने सारा बता दिया कि इसके अंदर इसकी जो इसेंस क्वालिफिकेशन है वो दे रखी है, यूजी में इतना परसेंट होना चाहिए, पीजी में इतना परसेंट होना चाहिए, इन वर्गों के लिए उसमें इतना रिलैक्सेशन दे रखा है। हर विश्वविद्यालय अपनी एंट्रेंस एग्जाम लेता है, उस एग्जाम के बाद आरडीसी होती है, डीआरसी होती है, फिर ये टॉपिक होता है, फिर उनको इतना समय दिया जाता है, ये फीस लगती है। इसके बाद फिर 6 महीने पहले अपनी समरी है, फिर वो शोध ग्रंथ जमा किया जाता है, फिर उसका वैल्यूएशन होता है। जब दोनों रिपोर्ट होकर हो जाती है, आइए आपको बात समझ, इतनी जल्दी जल्दी बोल गया मैं क्योंकि ये मुझसे रिलेटेड था। मैं खुद गाइड हूँ, कई पीएचडी की थीसिस जांच चुका हूँ, कुछ अवार्ड हो चुकी हैं, तो इसकी सारी एट ए ग्लांस मुझे जानकारी थी, मैंने आपको बता दी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहता है कि साहब मैं बीकॉम के बाद सीए करना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा। उसे जगह जगह नहीं जाना पड़े कि जो लोग सीए कर रहे हैं उनसे मिले या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनसे मिले, नहीं। ये के ऊपर एक लड़की ने या किसी विद्यार्थी प्रोजेक्ट बना रखा, उसको मैं पढ़ लेता हूं तो मेरे पास सारी जानकारी आ जाएगी। तो प्रोजेक्ट का मतलब ये है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सारी जानकारी जो उसे अपना माइंड सेटअप करने के लिए चाहिए वो आपके परियोजना कार्य के अंदर मिल जाए। आप भी यही चाहेंगे तो उससे क्या होगा, उसका समय बचेगा, श्रम बचेगा, धन बचेगा और निर्णय लेने के अंदर उसे क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लो कोई व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है तो उसे देखना पड़ेगा कि साहब राज्य जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा किस प्रकार से होती है, कब इसका विज्ञापन निकलता है, ऑनलाइन होती है या कैसी होती है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, ये सारी बातें क्या आना चाहिए, प्रोजेक्ट के अंदर आना चाहिए। तो ये सब मैं आपको आगे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बाकी का मैं 2 प्रोजेक्ट ले रहा हूं कि जिनमें आपको कौन कौन से बिंदु कवर करना है। चलिए, ये डिटेल्ड सिनॉप्सिस ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। पहला हम देख रहे हैं 3 कैटेगरी देखी। अब हम ये देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वरोजगार से संबंधित प्रोजेक्ट बना रहा है या उद्योग से संबंधित प्रोजेक्ट बना रहा है या वो व्यापार से संबंधित प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उस विद्यार्थी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर किन किन बातों को कवर करना है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अन्य के अंदर मैंने आपको पूरा बताया, अब ये पॉइंट्स के रूप में है। पहले अपन ये देख लें कि इसके अंदर कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। फॉलोइंग ऑप्शंस, कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। कैटेगरी हमने देखी स्वरोजगार, फोटोकॉपी व कंप्यूटर सेंटर की स्थापना। कई स्टूडेंट बनाते हैं सेटअप ऑफ फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर सेंटर। तो आपको बनाना पड़ेगा बिगिनिंग से, क्या उसमें क्या क्या जानकारी लगेगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको आगे बता रहा हूं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके आधार पर ये स्वरोजगार से रिलेटेड है। ब्यूटी पार्लर की स्थापना, सेटअप ऑफ ब्यूटी पार्लर, मेहंदी व डांस कक्षाएं, फोटो स्टूडियो की स्थापना, इवेंट मैनेजमेंट आजकल बहुत चल रहा है। आपको पढ़ने में ऐसा लग सकता है फोटो स्टूडियो के अंदर क्या है। मेरे कॉलेज में एक छात्रा ने बनाया, इतना अच्छा बनाया है कि उसको सारी चीजें उसने बताई। उसके अंदर कितने कैमरे चाहिए, उस कैमरे के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से सेंसिटिव पार्ट हैं, यहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, सारी चीजें उसने दे रखी है एट ए ग्लांस। मतलब मुझे लगा कि यार देखने में ऐसा लगता था कि फोटो स्टूडियो क्या है, लेकिन जब जाकर के देखा तो भाई बहुत चैलेंजिंग काम है फोटो स्टूडियो डालना भी। जब आप उस प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। मैं प्रयास करूंगा कि मेरे महाविद्यालय की वेबसाइट के ऊपर डाल सकूं मैं। ये कुछ और एग्जाम्पल्स और हैं। गाइड के रूप में सेवाएं, मैंने आपको बताया मैं उज्जैन से आता हूं। उज्जैन के अंदर महाकाली ऐसा कोई नेता अभिनेता होगा जो वहां ना आया हो, तो जब वो जाता है तो केवल महाकाल मंदिर के दर्शन नहीं करता, और भी चीजें देखता है। तो कई लोगों को रोजगार मिल रहा है इसके अंदर गाइड के रूप में। तो आप ये देखें गाइड के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या थ्रेट्स हैं, उनके पास क्या जानकारी होना चाहिए। मैं अभी महेश्वर गया था तो मुझसे उसने 300 रुपए लिए, बोले साहब मैं आपको बताऊंगा ये मेरी हॉबी है। क्योंकि अगर आपको एक गाइड मिलता है तो आपको पर्टिकुलर सारी चीजें उस वक्त की, वो लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनका विजन क्या था, ये सारी चीजें आपको समझने को मिलता है। किसी चीज को देख लेना और उसको समझना इन दोनों के अंदर है।
तो मेरा आप लोगों से कहना, जब भी आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएं तो गाइड जरूर करें, वो आपको बताएगा कि इसकी पीछे गहराई कितनी का प्रोजेक्ट बनता है, कक्षाओं का संचालन, इससे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। या आप मान लीजिए कि बीकॉम कर चुके और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट डालना चाहते हो, क्या उसका पंजीयन करवाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या मैनेज करना पड़ेगा हमें, कि आप लायक है कि नहीं है। फैशन डिजाइनिंग मोस्ट पॉपुलर है। अगरबत्ती मोमबत्ती इकाई की स्थापना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है। पापड़ बड़ी अचार मसाला, दोना पत्तल व्यापार में रोजगार। मेरे कॉलेज बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया दोना पत्तल व्यापार के अंदर। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से अब ये ट्रेड के आ गए हैं। कुछ इंडस्ट्रीज का ट्रेड, किराना ऑब्लिक वस्त्र व्यापार में रोजगार, दुग्ध व्यवसाय में रोजगार, खाद एवं बीज व्यवसाय में रोजगार। और ये आपके आ गए हैं उद्योग, विद्यालय की स्थापना एवं प्रबंध, कि आप खुद अपना एक स्कूल डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी आपको पूरा करना पड़ेगा, सफलता की क्या संभावनाएं हैं। अगर आप एक प्रोजेक्ट पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें एट ए ग्लांस क्लियर हो जाएंगी। होटल व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन, ये फर्स्ट कैटेगरी से संबंधित है। अब आपको इसकी तैयारी करना है। कोई सा भी एक ले लिया आपने, क्लियर, कोई सा भी एक। ये तो मैंने आपको कुछ सिलेक्टेड जो ज्यादा पॉपुलर बताएं, इसको छोड़ के भी अगर आपको लगता है तो आप उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब आपने एक टॉपिक तय कर लिया तो उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है ताकि 40-50 पेज आप उस प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकें। कुछ कॉमन पॉइंट्स मैंने लिए हैं निम्न शीर्षकों में। अब आपको जो तय करना है कि नंबर पहला क्या है, विकल्प का नाम, नेम ऑफ ऑप्शन। क्या लिया आपने, जैसे मैंने कहा था फोटो स्टूडियो व्यापार की स्थापना एवं प्रबंध, ये आपका क्या होगा, विकल्प का नाम भैया। किसी ने दुग्ध व्यवसाय लिया तो आपने वो नाम लिख दिया, जो विकल्प आपने लिया उसका नाम आ जाएगा यहां पर। विकल्प के क्षेत्र का संबंध, रिलेटेड फील्ड, स्वरोजगार है, शासकीय है अथवा निजी, आपको बताने का है। अगर मोमबत्ती की स्थापना कर रहा तो लिखेगा स्वरोजगार है। शासकीय कैसे लिख रहे, नहीं साहब शासकीय नहीं है, ये क्या है, निजी है, ये आपको बताना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट जो आप बताएंगे 3-4 लाइन के अंदर, विकल्प के चयन हेतु प्रेरणा, मोटिवेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन। ये जो विकल्प है जिस पर आप अपना प्रोजेक्ट तैयार बन रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली, किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया, से आप पर आप बनना चाह रहे हैं, वो कौन हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, वापस रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंकिंग के अंदर जाना चाहता है, घर बैंक में काम करने वाले लोग हैं तो मिल सकता है उसे, जैसा मुझे जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, चौथा पॉइंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, न्यूनतम अर्हताएं, और उसके अंदर बता दें कि एजुकेशनल कितनी होना चाहिए, टेक्निकल कितनी होना चाहिए और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति फोटो स्टूडियो की स्थापना कर रहा है या दोना पत्तल व्यवसाय चला रहा है, तो क्या उसके पास कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या। आप सीधे लिखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने लोगों से इससे संबंधित व्यवसायियों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया है कि इसके लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति इस कार्य कितना कर सकता है। अगर कहीं है तो आपको बताना पड़ेगा। टेक्निकल आप बता सकते हैं, नॉट नेसेसरी, लेकिन आज की डेट में हम क्या देखते हैं, सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है और आप इसके अंदर बता दें उसे कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है तो उसके लिए क्या हो सकता है, ये मददगार हो सकता है। अनुभव, बिना अनुभव वाले व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, इसे संचालित कर सकते हैं, या इसकी स्थापना करने के पहले किसी फोटो स्टूडियो के अंदर महीने 2 महीने 4 महीने काम करके अनुभव भी ले सकते हैं, ये आप उसके अंदर बता दें। फिर 5वां पॉइंट रहेगा अतिरिक्त उच्च शिक्षा की आवश्यकता, नीड फॉर एडिशनल या हायर एजुकेशन।
ये जो 2-3-4 एग्जाम्पल दिए तो आपको लग ही रहा है कि इसके लिए कोई अतिरिक्त उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो वो कोई भी कर सकता हैगा। या आपको जहां कहीं आपको विकल्प में लगे कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कंप्यूटर साइंस, वहां आपको बताना पड़ेगा कि जो व्यक्ति कंप्यूटर साइंस है उसके पास एटलीस्ट किसी कोई कंप्यूटर संस्थान का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। सबके लिए नहीं है लेकिन वहां चाहिए। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति मेडिकल स्टोर का संचालन करना चाहता है तो उसके पास बी फार्मा होना चाहिए। बिना बी फार्मा के मेडिकल स्टोर का संचालन वो स्थापना संचालन नहीं कर सकता हैगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहां नहीं आप लिखेगा इसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, ताकि बाद में कोई क्वेश्चन उसके मन में ना रह जाए। जो आपका प्रोजेक्ट पढ़ रहा है और कोई निर्णय लेना चाहता हो, यार ये उसमें दे नहीं रखा है, इसमें कुछ है नहीं है, तो आपने दे दिया तो अच्छा तो मालूम चल जाए कि नहीं भाई मैं मेडिकल स्टोर डालना चाह रहा था, मैं तो बीकॉम बीए बीएससी हूँ, बी फार्मा हुई नहीं, मतलब मैं पहले बी फार्मा की डिग्री लूं उसके बाद ये करूं। ये मैं अपने मन से बता रहा हूं जो मेरे स्टूडेंट ने बनाया है और उन्होंने लाके जानकारी दी है, वरना जब आप खुद फील्ड जाएंगे एक्सपीरियंस से वो ज्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि आप खुद जाकर के उसे एकत्रित कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रेनिंग। अब इसके अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट्स कवर करना है। जैसे क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ब्यूटी पार्लर की स्थापना की, तो क्या उसे प्रशिक्षण की जरूरत है। अगर है तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं सर इसे कुछ काम करना पड़ेगा। और कोई ऐसा है किराना व्यवसाय कर रहा है, वस्त्र व्यवसाय कर रहा है, तो उसमें कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो आप वहां पर ऐसा लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है पंजीयन एवं स्थापना से संबंधित जानकारी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर करना है। क्या में कोई पंजीयन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऊपर आपका मकान है, नीचे जगह खाली थी तो आपने अपनी किराए की दुकान प्रारंभ कर दी। ऐसे आप किराने की दुकान प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आपको ये देखना है क्या नगर निगम में करवाना पड़ेगा। यदि आप कोई खाद्य वस्तु उसके अंदर रख रहे हैं तो नगर निगम से भी आपको उसका पंजीयन कराना पड़ेगा। क्या राज्य सरकार का वेट, टिन नंबर और कोई सा शुल्क हमको लेना पड़ेगा क्या, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये बताइए। उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या आवेदन देना पड़ता है, कहां आवेदन देना पड़ता है, उसका शुल्क कितना है, ये सारी बातें उसमें आना चाहिए। फिर आप ये देखें संघ, आजकल सब दूर एसोसिएशन बना हुआ है, तो क्या हमें उसका मेंबर बनना जरूरी है। आपने देखा था कि अब फोटो कॉपी के रेट बढ़ गए हैं, पहले 50 पैसे में होती थी, अब 1 रुपए के अंदर होगी। बोले किसने कहा, बोले साहब हमारे एसोसिएशन ने नहीं लिया है, तो उसका आप बनेंगे। तो ये भी आपको बताना इनका संघ है या नहीं है, उनसे भी परमिशन लेना पड़ेगी क्या, उनसे ही पंजीयन कराना पड़ेगा क्या, ये आप बताएं। फिर आपको बताना है उपयुक्त स्थान, सामग्री एवं संसाधन की आवश्यकता। जब आपको कोई प्रोजेक्ट स्थापित करना है तो उसका स्थान कौन सा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम फोटोकॉपी कंप्यूटर सेंटर की स्थापना पर कोई विद्यार्थी प्रोजेक्ट बना रहा है, तो क्या वो कॉलोनी के अंदर चलेगी। आप कह सकते हैं हाँ साहब चल सकती है, लेकिन उसे पर्याप्त बिजनेस नहीं मिलेगा। बिजनेस कहां मिलेगा, यदि उसे हम किसी कमर्शियल क्षेत्र में स्थापित करें, किसी पब्लिक ऑफिस के आसपास स्थापित करें, कि व्यक्ति कार्यालय के अंदर गया और बोला था इसकी फोटोकॉपी लगेगी, बाहर निकले तो यहां मालूम चल गया यहाँ फोटोकॉपी हो रही, तो वो चल सकता है। बोले साहब ये हस्तलिखित नहीं चलेगा, आपको टाइप करवा के ले आना पड़ेगा। या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास हो, तो स्थान का मतलब ये है। और आपका प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप अगरबत्ती मोमबत्ती बना रहे हैं, आपके घर में ही बन सकती, तो आप इसमें बता दीजिए साहब इसके लिए पर्टिकुलर स्थान की आवश्यकता नहीं है, ये वाला बिजनेस, ये वाला उद्योग, ये वाली इकाई कहीं भी स्थापित की जा सकती है। आ रही आपको मेरी बात समझ में कि क्या बताना आपको, ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर।
फिर सामग्री एवं संसाधन, कि आपको अगर मान लो किराना वाला प्रोजेक्ट है तो उसे माल कहां से मिलेगा, कैसे आएगा, माल खरीदने की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, माल कहां जाएगा उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ये सारा आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा। फिर है औजार एवं उपकरण, कि आपने जो बनाया है उसके अंदर कोई मशीन, कोई टेक्निकल चीजें उसके अंदर लगेगी क्या। मान लीजिए कोई इंटरनेट कैफे के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा होना चाहिए। फर्नीचर के अंदर इतनी टेबल्स होना चाहिए, इतने कंप्यूटर सेट होना चाहिए, तो ये उसके अंदर आ जाएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग, तो ये आप बताएं उसके अंदर, तो ये क्या आएगा, पंजीयन एवं स्थापना से संबंधित जानकारी के अंदर यदि आप इतने सारे पॉइंट्स कवर करेंगे तो मुझे लगता है आराम से आपके 5 से 10 पेज आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इतना मैटर, इतनी सामग्री इसके अंदर आपको मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध जानकारी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट्स कवर करना है, जैसे कच्चा माल या सुपुर्दगी करता, कि आपको इसका रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, आप जो माल बना रहे हैं या जो आपके ग्राहक हैं वो किस प्रकार के ग्राहक हैं। जैसे बार मैं आपको क्लियर करता हूं, एक स्टूडेंट ने डेयरी व्यवसाय के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाया। मैंने उससे पूछा भाई क्यों आपने बनाया, बोले सर मेरे घर में खुद होता है इसलिए मैंने बनाया। ठीक, मैंने कहा आपके पास रॉ मटेरियल कहां से आता है, उसने प्रोडक्ट बता दिया साहब कि जब आप कोई डेयरी व्यवसाय शुरू करेंगे तो मिल्क होगा, वहां दही होगा, चक्का होगा, घी होगा, छाछ होगा, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। इन सब का रॉ मटेरियल क्या रखा है, दूध कहां से आता है, हम लोग किसानों से लेते हैं, कैसे मिलता है शायद आपको भी जानकारी नहीं होगी। तो बोले सर हम लोगों का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल का अनुबंध, और वो सामान्यता होता है नाग पंचमी में हमारे मालवा एरिया के अंदर। कि नाग पंचमी के दिन हम उस गांव के व्यक्ति से साल भर का एग्रीमेंट करते हैं और उसे एडवांस देते हैं कि भाई तेरे पास जितने केटल हैं 1 साल तक इन सबका दूध तू मुझे देगा, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा। सोच रहे हैं ना, कि मान लो उसने डेयरी व्यवसाय शुरू किया, 50 बंदी कर ली, उसका रॉ मटेरियल नहीं है, कल उसके पास माल मिला, आज नहीं मिला। तो ये आप जब फील्ड के अंदर जाएंगे तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये मैंने उससे पूछा, उसने मुझे बताया, बोले सर ये प्रॉब्लम है, कई बार वो महीने 2 महीने दिया और उसके बाद देना बंद कर दिया तो फिर कोर्ट के अंदर केस जाता है। हम कई बार जो गांव का मुखिया है, सरपंच है, उसको बोल करके, तो ये उसने लिखा अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि साहब ये समस्या उसके अंदर, ये आपको बताना है कच्चा माल या सुपुर्दगी करता से मतलब मेरा आशय ये है। वित्त, कितने की पूंजी उसके अंदर लगेगी, और चूंकि मैं वाणिज्य करती हूं तो उस पूंजी के भी हमने 2 हिस्से कर दिए हैं। हो सकता है आपके आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट इतनी गहराई में ना जा सकें, लेकिन आज आप मेरा प्रोजेक्ट के ऊपर ये लेक्चर सुन रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं, और आपको अच्छा लगे तो आप इसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। जो पूंजी है उसके 2 हिस्से हैं, एक को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल और एक को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल ये है कि जो एक बार लगती है और उसका दीर्घ काल तक उसे हमें फायदा मिलता है, वो क्या कहलाएगी आपकी फिक्स्ड कैपिटल। जैसे फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। आपने जो दुकान ली है, गोडाउन लिया है, इसमें आपकी एक ही बार पूंजी लगी है, जब तक वो आपका कारोबार चल रहा है तब तक आपको उसकी उपयोगिता मिलती रहे। यदि आपने स्वरोजगार से संबंधित है, किसी ने मान लीजिए ब्यूटी पार्लर का लिया तो उसे कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, है ना, तो वो आप बताएं कि इसमें एक ही बार इन्वेस्टमेंट है। और वर्किंग कैपिटल का मतलब जो डे टू डे के लिए चाहिए, कि आपको आज इतना माल लेकर के आना है, उसका भुगतान क्या करेंगे, आज ही भुगतान करना है, कल भुगतान करना है, कहां से भुगतान करेंगे, जो आपके कस्टमर आएंगे
और उनसे जो आप फीस के रूप में कलेक्ट कर रहे हैं उससे आप उसका पेमेंट करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। यदि आप ये डिफाइन कर सके अपने प्रोजेक्ट में तो मैं समझता हूं आप प्रोजेक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी। और स्वाभाविक रूप से पढ़ने वाला, जब आप एक कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, अच्छा उपन्यास पढ़ते हैं, अच्छी कहानी पढ़ते हैं, तब आपका ध्यान जाता है कि यार लिखा किसने है ये, है ना। तब अगर आपका, वरना ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट है, पन्ने पलटी और छोड़ दिया। जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आप इसमें शामिल करेंगे तो आ पाएगा। कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क, जो आपने प्रोजेक्ट लिया उसका वर्क क्या है। नंबर ऑफ एम्प्लाई, आप खुद ही मैनेज कर लेंगे या उसमें कितने कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी, ये इसके अंदर आप बताएं। कर्मचारियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लाई, की जो कर्मचारी आते हैं उनकी रखने का तरीका क्या है। और लास्ट में प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ एम्प्लाई। जैसे मुझे कुछ लोगों ने बताया कि साहब किराना व्यवसाय के अंदर अच्छे लड़के मिलते ही नहीं है साहब, वो कई बार करते हैं। तो उनसे आप पूछो साहब, तो वो अपनी चुनौतियों, कठिनाइयों के अंदर ये चीज बताएगा। वो चीज आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि साहब बार बार छोड़ के चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, वेतन कम है, सुविधाएं नहीं है, क्या है। क्योंकि आपको एक निष्पक्ष भाव से इन सबके ऊपर काम करने का आपको, तो ये अगर आप सारी चीजें आप करेंगे तो मुझे लगता है एक अच्छी सामग्री आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगी। और ये भी आप देखें, आप रोज काम करते हैं, रोज पढ़ते हैं, किसी दिन आपको अच्छा लगता है और नहीं लगता है। अच्छा कब लगता है, जब आपको लगता है कि यार मैंने 2 प्रश्न याद करने का एक टारगेट फिक्स किया था और आज मैंने 2 प्रश्न याद कर लिए, आप अंदर ही अंदर बड़े प्रफुल्लित होते हैं। तो प्रोजेक्ट का भी ऐसा ही है कि जब आप काम करेंगे और अच्छा बनेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप 10 लोगों को बताएंगे, यार देखना जरा कैसा बनाया मैंने, देखना जरा कैसा बनाया है। और वो अच्छा कब बनेगा, जब हम ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड कर पाएंगे। चलिए, समय हो रहा आपका, मैं जल्दी जल्दी एक तो कंप्लीट कर ही लूं आपका। फिर है संचालन प्रक्रिया से संबंधित इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑपरेशनल प्रोसेस। क्या क्या इस हेड के अंदर, मतलब देखिए जो आपका इंडेक्स बनेगा ना, मैं आपको आगे जाकर कौन से क्रम में आपका कौन सा पेज रहेगा। उसमें एक पेज रहेगा आपका इंडेक्स अनुक्रमणिका, है ना। और ये सारे पॉइंट्स उसी के अंदर आएंगे, अनुक्रमणिका के अंदर, इंडेक्स के अंदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑपरेशनल प्रोसेस। और उसका आगे लिखेंगे पेज नंबर। इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक मैंने ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूड की है। तो क्या क्या आपको इसमें कवर करना है। कार्य के घंटे, सबसे पहले आप बताएं कि जो आप बना रहे हैं जो प्रोजेक्ट, उसके कार्य के घंटे कितने हैं। अगर मान लीजिए कोई फोटोकॉपी वाला तो सवेरे 6 बजे आया तो आप 6 बजे कर देंगे क्या फोटोकॉपी, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि कब से कब तक है। ब्यूटी पार्लर का है, डेयरी का है, तो वो ऑफिस आवर्स नहीं आएंगे डेयरी वाले के पास। जो उनके पास ज्यादातर काम है वो कब का है, अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम के वक्त, है ना। वर्किंग आवर्स अलग अलग, तो आप ये बताएं उसके अंदर। माल सामग्री की प्राप्ति है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ग्राहकों की प्रकृति, नेचर ऑफ कस्टमर्स, कि किस टाइप के ग्राहक के पास आए। और आप ये भी समझ रहे हैं हमारे वाणिज्य के अंदर कि एक संतुष्ट ग्राहक आप विज्ञापन का सबसे अच्छा साधन है। क्या कहा मैंने आपको, एक संतुष्ट ग्राहक। जैसे मुझे याद नहीं आता है कि मैंने कोई ब्यूटी पार्लर के बहुत एडवर्टीजमेंट न्यूज चैनल्स के ऊपर या अखबारों के अंदर देखा हो। क्या है, जो लोग जाते हैं वो बता देते हैं नेचर अच्छा है, काम अच्छा है, रीजनेबल फीस है, यही सारी बातें रिपीट है ना उसके अंदर। आप ये बताएं ग्राहकों की प्रकृति के बारे में कि ग्राहक आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है। कई बार आपने देखा हो किराने की दुकान पर आप जाएं तो कई बार बोलता साहब लिस्ट दे जाएं और एट होम डिलीवरी एट होम, कि आपके घर पर माल पहुंच जाएगा। क्लियर। विपणन पद्धति, मार्केटिंग मेथड क्या है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑपरेशनल प्रोसेस, कि इसका
अंतिम यानी दो बिंदु हैं वाणिज्य के अंदर, उत्पादन से उपभोग, माल बनने से लेके उसका अंतिम, वो सारा क्या कहलाती है आपकी मार्केटिंग मेथड या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। इसके अंदर आप बताएं विज्ञापन एवं प्रचार, अगर ऐसा लगता है कि साहब विज्ञापन की आवश्यकता है तो उसका क्या तरीका है, और नहीं आवश्यकता नहीं है। लेखा पुस्तकें, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कि वो मानता कौन कौन सी पुस्तकें उनको अपने व्यवसाय में, जैसे आप देख रहे हैं कोचिंग क्लासेस वाले हैं, ब्यूटी पार्लर वाले हैं, ये सर्विस टैक्स के अंतर्गत आ रहे हैं। यदि इनका टर्नओवर, इनके द्वारा वसूल की जाने वाली फीस एक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें क्या देना पड़ता है, सर्विस टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारी बातें कब कर पाएंगे, जब वह अपने व्यवसाय के अंदर प्रोजेक्ट से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड रखता होगा। तो यदि है तो आप बता दें, नहीं है तो ऐसा बता दें कि यह ज्यादा मेंटेन नहीं किया जाता है। 10वां पॉइंट जो इसके अंदर आपको लिखना है वो है भविष्य की चुनौतियां, संभावनाएं एवं अवसर, फ्यूचर थ्रेट्स, पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, लेकिन मालूम चल सकती हैं, चल जाएंगी। कब मालूम हो, जब आप फील्ड में जाएंगे और उस व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई आपके इस व्यवसाय में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावना दिख रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप एक बार जाएं तो आपको मना कर दे वो। मेरी अपनी जो पीएचडी थी उसके अंदर मैंने देखा सब मना करते थे, क्वेश्चन आयर है, 40 क्वेश्चन है, मेरे पास समय नहीं है, आप बाद में आइएगा। लेकिन मुझे काम कंप्लीट करना था तो आपको थोड़ा टैक्टफुली उनसे समय लेकर के पूछना पड़ेगा कि आपकी क्या चुनौतियां दी हुई हैं इसके अंदर, संभावनाएं क्या है उसके अंदर, अवसर कितने हैं, जो वो बताया वो आपको इसमें लिखना है। ये जो मैंने कुछ सोच रखा वो मैंने आपको बताया है। एक तो हो सकता है पहचान स्थापित करना, टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी। आपने कोई ब्यूटी पार्लर डाला है तो क्या उनके सामने कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहचाने कि हाँ भाई एक काम यहाँ पर है, एक दुकान यहाँ पर भी है, ये भी काम करते हैं। दूसरा क्या, प्रतिस्पर्धा को अपनाना, प्रतिस्पर्धा का सामना करना। ये कुछ हिंदी में प्रतिस्पर्धा का कंपटीशन, ये चुनौती तो है ही। आप कहीं भी जाकर के देखें, आजकल एकाधिकार की स्थिति समाप्त हो चुकी है कि कोई एक ही विक्रेता हो, एक ही शॉप हो। अब तो बहुत सारी शॉप हैं। परिवर्तनों को अपनाना, टू एडॉप्ट चेंजेस। व्यवसाय के अंदर, हर फील्ड के अंदर क्या रहे हैं, नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। तो इनको अगर वो नहीं अपनाएगा तो क्या है, फिर वो पिछड़ जाएगा। बताना पड़ेगा साहब की चुनौती है। किराने वाले ने बोला साहब कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है कि घर पे देकर के आ रहे हैं, उनको उधार की सुविधा कर दी है, भी है, परिवर्तन है ये। सहायक सेवाओं का प्रबंध, टू मैनेज सब्सिडी सर्विसेज। क्या उसके अंदर है, सहायक सेवाओं के अंदर कि आप लेने गए तो उसने एक पेन दे दिया आपको, पेंसिल दे दी, ज्यादा ले रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड जो उसने आपको चीज दी हो क्या कहलाएगा, सब्सिडी सर्विसेज। अगर हम फील्ड के अंदर जाकर के देखें तो बोलते हैं सेल्स आफ्टर सर्विसेज, कि आपने हमारा ये प्रोडक्ट लिया है, 6 महीने की इसकी वारंटी है, यदि 6 महीने के बीच में कोई खराबी आती है तो हमारा सर्विस एजेंट आकर के एक कॉल पर आपके घर आकर के देखेगा। पर ये हम उस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको फील्ड बताया, इसमें आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। और क्या चुनौती, नवाचारों को प्रोत्साहन, मोटिवेशन ऑफ इनोवेशंस। हर बिजनेस के अंदर नए नए नवाचार होते चले जा रहे हैं, उनको आपको, उनके साथ आपको हाथ में उठाना पड़ेगा। स्थायित्व प्रदान करना, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। देखिए पहचान हो गई लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आई है। लोग जानने तो लगे हैं कि मैंने एक सेंटर डाला है, मैंने फोटो स्टूडियो डाला है, लेकिन स्टेबिलिटी
है। कैसे जानेंगे आप स्टेबिलिटी? कि जो उसका टर्नओवर है किसी दिन तो बहुत हो रहा है और किसी दिन बहुत कम हो रहा है। स्टेबिलिटी है मतलब उसका एक किसा मिनिमम इतना तो आ ही जाता है कलेक्शन मेरे पास डेली। तो इन दोनों में एक अंतर है, एक पहचान होगी और पहचान के बाद धीरे धीरे व्यक्ति क्या होगा, वो स्टेबल होगा कि जब उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है शुल्क या फीस आ जाए पूरी कि हाँ मैं पूरा पे हो चुका हूं, तो क्या स्टेबल हूं मैं, वो हमेशा उसको बनी रहती है। विकल्प का विस्तार करना, एक्सपांशन ऑफ अल्टरनेटिव। जैसे मैं बात कहूँ साहब, मेरी इस कॉलोनी के अंदर एक दुकान है, मैं कॉलोनी के अंदर वो डालना चाहता हूं, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपांशन, कि आप उसका और बढ़ा रहे हैं। ये भी क्या दे रखी उसकी चुनौती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप इसको लिख सकते हैं। अब ये जो सेकंड है ये तो किससे संबंधित था, स्वरोजगार, व्यापार अथवा उद्योग, उसके पॉइंट्स अलग थे। अब हम दूसरा देख रहे हैं नौकरी से संबंधित, रिलेटेड टू सर्विस। यदि कोई व्यक्ति सर्विस करना चाहता है बैंक में, बीमा कंपनी में, सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, तो उसका प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। निम्न विकल्प हो सकते हैं। जो बना रहा है उसका रिलेशन सरकारी नौकरी से संबंधित है, या वो अर्ध सरकारी है, या निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं। जैसे हम LIC की बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट LIC के अंदर एजेंट के रूप में अपना काम करना चाहते हैं, तो किसमें आ जाएगा, सेमी गवर्नमेंट में। कुछ स्टूडेंट पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। और आजकल हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन के बाद बहुत सारी बीमा कंपनियां प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाएगा। पहले ये तय करें विकल्प का नाम और विकल्प के क्षेत्र का संबंध। ये मैं आपको जो पहला था उसके साथ कहूं, और उनको तो लिखना तो पड़ेगा ना, सर्विस वालों को भी, तो वही बातें लिखनी जो मैंने उसको फर्स्ट वाली पे बताया था। विकल्प के चयन हेतु प्रेरणा, ये 3 पॉइंट आपके क्या उनसे कॉमन रहेंगे। न्यूनतम अर्हताएं, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब आप जिस नौकरी को करना चाहते हैं, क्या उसके अंदर कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो बताएं। फिर है भर्ती / चयन प्रक्रिया की जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑफ रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या बताएंगे आप, सबसे पहले विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट कहां है। उसकी 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर पे होगा या वेबसाइट पे होगा। पहले रोजगार निर्माण या रोजगार समाचार आते थे, अब हर दैनिक समाचार पत्र ने भी एक दिन फिक्स कर दिया है और एक पेपर निकालता है वो जॉब अपॉर्चुनिटी के नाम से कि किन किन क्षेत्रों में है। उसमें वो पूरी डिटेल नहीं देता है। अखबार वाले क्या करते हैं, वेबसाइट का नाम लिख देते हैं। तो आपको ये बताना है कि अगर बैंकिंग की है, बीमा की है या अन्य कोई भर्ती है, तो उसका वेबसाइट एड्रेस क्या है। यहां से मालूम चलेगा कि विज्ञापन है उसके ऊपर। कई बार ये रहता है कि उसकी कोई संभावित समय भी रहता है। जैसे मुझे अपने कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने बैंक वालों से बात की, तो उन्होंने अपना एक समय बताया कि बैंकिंग की जो है वो पर्टिकुलर इस समय निकलती है, नवंबर दिसंबर के आसपास, या साल में 2 बार, मोस्ट प्रोबेबली इस समय के अंदर अगर हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। फिर आपको बताना उसके अंदर आयु एवं योग्यता, कि जो विकल्प है आपका उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है, अधिकतम आयु कितनी है, किन वर्गों के व्यक्तियों को आयु की सीमा के अंदर छूट दे रखी है, और योग्यता। जैसे बैंकिंग का आप देखें उसमें रखा स्नातक होना जरूरी है, जरूरी है उसके अंदर स्नातक होना। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपना जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका संबंध किस सर्विस से है।
उसके विज्ञापन को आप देखेंगे तो उसमें सारी चीजें होंगी जो आपको उसके अंदर बताने की है। लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के पहले आप उसमें आवेदन करने तक का सारा प्रोसीजर का उल्लेख कर दें कि 2 महीने देते हैं डेट निकलने के बाद से, या 15 दिन का समय रहता है, क्या कोई शुल्क भी देना पड़ता है, जो शुल्क है वो ऑनलाइन देता है या बैंक के डीडी के द्वारा जमा कराया जाता है। ये सारी चीजें आप आयु में योग्यता के अंदर बता के अंदर फिर ये भी बता दें कि इसकी लिखित परीक्षा कब होगी। जब लिखित परीक्षा हो तो उसमें 2-3 चीजों को आप कवर करें। परीक्षा एग्जामिनेशन पैटर्न, जैसे बैंकिंग के अंदर वो एक ही पेपर ले लेते हैं, जीके है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, मैथ्स है, जनरल इंग्लिश दी हुई है, तो ये आप बताएं। हर जॉब से रिलेटेड जो परीक्षा है उसका तरीका क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तरीके ये भी होता था, ऑनलाइन तो नहीं होगी। जैसे पीएससी परीक्षा भी मेरी ड्यूटी थी सेट की, वो क्या थी, ऑनलाइन, ऑफलाइन परीक्षा नहीं थी वो। तो यही बताया था ऑनलाइन परीक्षा होगी, मतलब कंप्यूटर पे आपको बैठना है और सारी एंट्री कंप्यूटर के माध्यम से ही आपकी होंगी। सारे क्वेश्चन पेपर आपको कंप्यूटर पे दिखेगा और उसी के माध्यम से आपको क्या देना है, एग्जाम देने की है। तो तरीके के अंदर ये भी आप बताएं। उसमें परीक्षा का पाठ्यक्रम, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है उसका कंटेंट्स, पाठ्यक्रम क्या है, कौन कौन से पेपर उसमें आते हैं, क्या कंटेंट्स हैं, ये आप बताएं। परीक्षा की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, क्या 1 दिन में हो जाएगी या 1 शिफ्ट में होगी या 1 वीक के अंदर होगी। जैसे पीएससी की एग्जाम की हम बात करें तो जो जनरल पेपर है वो 1 ही दिन में हो जाता है और अगले 15 दिन तक सब्जेक्ट वाइज वो परीक्षा आयोजित की जाती है। ये भी आप उसके अंदर बताएं। ये सारी चीजें हो गई, तो अब उसे जो पढ़ना है, सिलेबस उसके सामने आ गया, एक दिमाग के अंदर वो चीज बैठ गई, तो आपको बताना है एग्जाम रिलेटेड लिटरेचर कि जो परीक्षा से संबंधित साहित्य है वो कहां अवेलेबल होगा। नेट पे तो मिलेगा ही मिलेगा, कि आप नेट पे ले सकते हैं या कोई प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, अगर वो अपनी कोई गाइड छापते हैं वो आप ऊपर है, उपलब्ध है, या प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है, उसके अंदर समय समय पर आता रहता है, ऐसा आप लिखें। फिर परीक्षा की तैयारी कराने वाले संस्थान, इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, इसके अंदर आपको बताना है कि आप जिस नगर हैं, स्वाभाविक रूप से अगर मैं उज्जैन के अंदर मेरे कॉलेज में मैंने स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दिया तो उज्जैन की बात लिखेंगे। यदि कोई तहसील स्तर पे वो तहसील स्तर की बात लिखेगा। उसे आपको यहाँ बताना है, पूरे प्रदेश का नहीं, आपके नगर के अंदर क्या इस परीक्षा की तैयारी कराने वाले संस्थान हैं। अगर मान लो कोई तहसील स्तर पर है या उससे भी छोटे प्लेस पे कॉलेज में है, 6ठे सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बना रहा, उसके यहाँ सुविधा नहीं है, तो लिखेगा साहब कि मेरे नगर में ऐसी कोई संस्थान मेरे संज्ञान में नहीं है जो इस प्रकार की परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। लेकिन आपको बताना है कि नगर के आसपास जो रिलेटेड बड़े शहर हैं वहां पर है ये सुविधा, और जो बड़े शहर में है वो तो बता ही देंगे, जैसे उज्जैन के अंदर है, इंदौर के अंदर बता देंगे साहब कि कौन कौन से कोचिंग संस्थान हैं। आप उनका नाम बताएं, पता बताएं, कौन उसका डायरेक्टर है, उसका मोबाइल नंबर दें, शुल्क एवं कई जगह बीमा कंपनी की, बैंकिंग कंपनी की क्लासेस चल रही हैं, तो उनका कितने महीने का कोर्स है और उसके लिए क्या शुल्क चार्ज करते हैं वो। फिर है नेक्स्ट, प्रदत्त सुविधाएं, प्रोवाइडेड फैसिलिटीज, क्या उन संस्थान के द्वारा कोई सुविधाएं दी जाती हैं, पानी वगैरह दिया जाता है, चाय दी जाती है, या टाइम टू टाइम कोई टेस्ट लिए जाते हैं क्या, ये आप उसके अंदर बताएं। अदर्स, क्या जो फैकल्टी पढ़ाने वाली है वही पढ़ाती है या उनके संस्थान से जो व्यक्ति ऐसी में जॉब मिल चुका है उनको भी अपने आमंत्रित करते हैं क्या लेक्चर देने के लिए।
तो ये चीजें आप उसके क्या आएंगे, अन्य चीजों में। और जब आप जाकर के पूछेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अन्य में हमें और क्या क्या बातें इसमें इंक्लूड करने की है। तो ये हुआ आपका 5वां वाला पॉइंट। 6वां पॉइंट है अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो पर्टिकुलर आपके जॉब से, आपके विकल्प से संबंधित हो सकती हैं, जैसे विशिष्ट योग्यता या विषय। कई बार उसमें लिखा होता है कि स्टैटिक्स विषय के साथ ही विद्यार्थी इस परीक्षा के अंदर बैठ सकते हैं। ये आपने मेंशन कर दिया, मानिए मेरा स्टैटिक्स नहीं है, इसका मतलब मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूं। या पर्टिकुलर जब रेलवे की सर्विस निकलती है और उसमें अगर गार्ड के ऊपर कोई व्यक्ति आवेदन कर रहा है तो क्योंकि जब मैं इस जॉब में नहीं आया तब मैं इन सब की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है वो चीज कि उनकी आई साइड इतनी होना चाहिए। अब मुझे चश्मा लगता था तो मतलब मैं उसको निकाल दूं कि यार मैं ये इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता हूं। अगर ऐसा कोई टेक्निकल पहलू है, ऐसी कोई विशिष्ट योग्यता है, तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको मेंशन करें। और उसके साथ साथ कोई टेक्निकल एस्पेक्ट हो कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कोई शॉर्ट हैंड है या कोई टाइपिस्ट होना चाहता है तो उनके साथ लिखा रहता है कि 1 मिनट के अंदर आपका इतना टाइपिंग होना चाहिए या इतनी समय सीमा के अंदर आपको इतना शॉर्ट हैंड का वर्क करना चाहिए। तो क्या हुआ, ये टेक्निकल। अगर नहीं है तो उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं वो। क्लियर? तो ये चीजें किसमें आएंगी, आपकी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के अंदर। अब आप आ जाएं कि आपने प्रोजेक्ट में बताया है सारी चीजों के बाद वो क्या, उसका सिलेक्शन हो गया, इसके बाद परीक्षा चली जाती। तो आप बताएं मौखिक परीक्षा का संभावित समय। तो कई बार हमारे एक मित्र हैं, उन्हें मालूम ही नहीं चला और एकदम का कॉल लेटर आ गया। और उसको डर यही था कि अगर ये मुझे 15 दिन पहले मालूम चल जाता तो मैं अच्छे से तैयारी कर सकता था। जैसे आपके साथ सेट है कि नहीं है कि अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम होगी, तो आपको मालूम है कि एग्जाम होगी, आपकी तैयारी हिसाब से चल रही है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं रहता है, पता नहीं हम रिटर्न में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो ये मालूम चल जाए कि रिटर्न के इतने दिनों के बाद क्या होगा, उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। और उसका स्थान का जोर इसलिए हूं क्योंकि जैसे एमपीपीएससी के अंदर आप जाएं तो सामान्यतः वो अपने इंदौर ऑफिस के अंदर इंटरव्यू लेते हैं। तो जो व्यक्ति बालाघाट में रह रहा है, मेरा एक मित्र है बालाघाट के अंदर, वो इंटरव्यू देने के लिए कहाँ आया था, इंदौर आया था। तो उसका माइंड था कि साहब मुझे इंटरव्यू देने कहाँ जाना है, इंदौर जाना है, तो मैं किस रूट से जाऊंगा और कैसे जाऊंगा। ये अगर आप आपके प्रोजेक्ट में ये चीज मेंशन करते हैं तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी कि कहां पर इंटरव्यू होगा और रिटन टेस्ट के कितने समय बाद इंटरव्यू लिया जाता है। और ये आप बता सकें उसमें कि संभावित प्रश्न कौन से रह सकते हैं। आप बोल सकते हैं जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर ज्यादा पूछे हैं, या जो लोग निकल चुके हैं उनसे आप पूछें, कोचिंग संस्थान वालों से पूछे, तो आप इसके अंदर बता सकते हैं। और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, आपको जानकारी नहीं मिल रही है। तो इंटरव्यू के अंदर भी आपको सक्सेस मिल गई तो फिर आप ये बताएं उनका चयन कैसे होता, सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन क्या है। किसी का बैंक के अंदर हो गया तो उसको जानकारी दी जाएगी, तो जानकारी देने का संस्थान कैसे देती है, डाक के द्वारा देती है या ईमेल के द्वारा देती है। जब चयन कर लेता तो सीधे पोस्टिंग पे नहीं भेजते हैं, पहले क्या देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो आप बताइए इसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, कितने दिन की ट्रेनिंग रहती है। जैसे हमारे यहाँ जो बड़े अधिकारी हैं आईएएस वगैरह, इनकी लाल बहादुर प्रशासन अकादमी मसूरी के अंदर ट्रेनिंग होती है। कहाँ पर, वहां जाकर के इनकी जो क्वालिटीज है उसके अंदर क्या मिलती है, और उसके अंदर निखार आता है। तो ट्रेनिंग का मतलब सीधे उनको फील्ड के अंदर नहीं भेजते हैं, तो ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद फिर क्या होता है, पोस्टिंग होती है। और पोस्टिंग के बाद कि जब आप ज्वाइन करने के लिए जाएं तो उनको अपने साथ साथ कौन कौन से वचन पत्र वगैरह लेकर के जाना है। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ सकता है। और भी जो संस्थान की है, प्राइवेट संस्थान है, वो बॉन्ड वगैरह भरवाते हैं कि हमने आपका सिलेक्शन किया, इतना पैसा खर्च किया, 2 साल आपको हमारे यहाँ पर रहना है, आप इतने का बॉन्ड भर के फिर साथ में लेकर के आए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इसके अंदर बता सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। फिर अगला पॉइंट है पदोन्नति से संबंधित जानकारी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रमोशन। पहले आप बताया कि नहीं
कि पदक्रम एवं पदोन्नति का तरीका। अगर मान लीजिए आपने बैंकिंग के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाया है और वो एज ए क्लर्क उसकी पोस्टिंग हुई है और उसका भविष्य में ब्रांच मैनेजर बनने का सपना है, तो वो कैसे वहां तक जा सकता है। तो बैंकों का वालों को मुझे मालूम है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम लेते हैं, जो तरीका दे रखा आप जिस पे प्रोजेक्ट बना रहे हो आप पूरा बता दें। जैसे बैंक वालों का मुझे मालूम है तो क्या डिपार्टमेंटल एग्जाम रहते हैं, उसकी डेट फिक्स रहती है, उसका कोर्स फिक्स रहता है। तो कई बार आपने देखा होगा केस काउंटर दूसरे काउंटर पे तो बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं और ब्रांच मैनेजर बहुत यंग आदमी है। कैसे यंग आदमी ब्रांच मैनेजर बन गया है? ड्यू टू उनकी जो चैनल दे रखी थी उसके आधार पर। तो ये इसके अंदर आपको बताना है। खंड ये आपका सेल्फ इवेल्युएशन। देखिए खंड बा सभी लोग बनाएंगे और खंड आ है वो 3 अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। अब खंड बा के अंदर आपका समय हो रहा, थोड़े थोड़े मोटे मोटे इसमें समझा देता हूं मैं आपको। सेमेस्टर पद्धति अध्ययन के अंतर्गत स्वाक विश्लेषण, ये आपको बताना है। जो मैं आपको पहले बता चुका हूं वो पूछ रहे हैं, आपको खुद करना है कि सेमेस्टर सिस्टम में आपकी क्या स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और कैरियर की क्या संभावना है। परियोजना कार्य में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक उपयोगिता के मध्य विद्यार्थी का अनुभव। इसमें ज्यादातर जो स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि आप क्लासरूम में आकर के क्लास में पढ़ना आसान है और बाहर फील्ड में जाकर के व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करना कठिन है। ज्यादातर स्टूडेंट ने बताया, बोले साहब यहाँ तो टाइम टेबल फिक्स है, टीचर का पेपर फिक्स है, सिलेबस फिक्स है, लेकिन वहां बाहर जाते हैं तो बोलता साहब कल आइए, दोपहर को आइए, या मेरे मैनेजर अभी नहीं है। तो ये उन्होंने बताया है। इससे क्या व्यक्ति मैच्योर होता है, परफेक्ट होता है, धीरे धीरे उसे मालूम चलता है कि यार मुझे जानकारी लेना है तो मुझे अपना एटीट्यूड क्या रखना है। क्लास की बात अलग है, क्लास में टीचर आपको जानने लगा है, आप थोड़ा इंटेलिजेंट है तो आपको वैसे ही जानने लग जाएगा कि यार मैं प्रश्न करता हूं और जो स्टूडेंट बता देते हैं वो मेरी नजरों में आ जाते हैं कि हाँ भाई ये पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन बाहर आपको जाना, कोई एबिलिटी अंदर है तो आपको शो करना पड़ेगा। तो ये आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है महाविद्यालयीन अध्ययन में प्राप्त सुविधाएं शिक्षकों का सहयोग। ये आपको अपने अनुभव से लिखना है कि आपको आपके कॉलेज में किन किन टीचर्स ने किस किस रूप में आपको सहयोग दिया है, क्या क्या सुविधाएं आपको मिली है। लाइब्रेरी का आप बता सकते हैं, वाईफाई सुविधा अगर आपके कॉलेज में तो आप वो बता सकते हैं, टेलीफोन की सुविधा आपके वहां दे रखी है तो आप वो बता सकते हैं, बस की सुविधा आपके वहां पर हो तो वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है महाविद्यालयीन गतिविधियों में सहभागिता। ये आपका अपना इवेल्युएशन है। क्या दे रखा? खंडबा सेल्फ इवेल्युएशन। पहले सेम से लेके छठे सेम तक, प्रथम सेमेस्टर से लेके अंतिम सेमेस्टर तक आपके यहाँ वार्षिक गतिविधियां, खेलकूद, कल्चरल प्रोग्राम, कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन। यदि आप महाविद्यालय से विश्वविद्यालय से इंटर स्टेट कहीं गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगाइए और उनको लिखिए कि साहब मेरा ये योगदान रहा है। महाविद्यालयीन अध्ययन के दौरान आपको प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान, ये भी हाल जिक्र मैंने आपको किया। मेरे द्वारा नियमित पढ़े जाने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, उन सब के नाम तो आप लिख ही सकते हैं जो आपकी लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। आपको ये भी बताना चाहिए आपको आपका रिजल्ट पहले सेमेस्टर से लेकर के अंतिम सेमेस्टर तक, और उसके ये कॉलम रहेंगे, सीरियल नंबर, क्लास, मार्क्स, आउट ऑफ और रिजल्ट। परसेंटेज में बता के आप उसको बता दें उत्तीर्ण। क्लियर? चलिए लगभग हम कंप्लीशन की ओर हैं। थोड़ी सी बात 2-3 मिनट के लिए मैं आपसे और करूंगा और इसके बाद फिर ये परियोजना कार्य का प्रतिवेदन। आपको 4 साइज के पेजेस के अंदर आपको बताना है। ये पेजे का स्पेसिफिकेशन दे रखा। लेफ्ट मार्जिन आपको इतना छोड़ना है 3 सेंटीमीटर के आसपास, राइट मार्जिन आपका 2 सेंटीमीटर रहेगा, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, और जो सारे पेजेस हैं वो नंबर्ड रहना चाहिए।
जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का, किसी विद्यार्थी का प्रोजेक्ट 25 पेजेस में गया तो वहां लिखे 1, पहले पेज 1/25, दूसरे पेज पे 2/25, तीसरे पेज पे 3/25। ये क्रम आपके आखिरी तक चलता रहेगा। क्लियर? अब ये आपका कवर पेज है। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आपका टॉपिक है वो आपको बनाना है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, फोटो स्टूडियो व्यवसाय की स्थापना एवं प्रबंध, ये टॉपिक हो गया। नेम ऑफ द क्लास एंड सेक्शन, बीकॉम, बीए, 6 सेमेस्टर जो भी हो आप बताएंगे। नेम ऑफ कॉलेज, आपके कॉलेज का नाम, ये तो ऊपर लिखना ही है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड टू, और जो आपका कॉलेज का नाम है वहां लेफ्ट साइड के अंदर सिग्नेचर ऑफ गाइड, नेम ऑफ गाइड, राइट हैंड साइड के अंदर आ जाएगा नेम ऑफ का अपना रोल नंबर भी होता है, क्योंकि आप छठे सेम या अंतिम सेमेस्टर के अंदर बना रहे हैं। हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट को जो रोल नंबर अलॉट किया जाता है लास्ट तक वो रोल नंबर उसके पास वही रहता है। मेरे ख्याल से हर विश्वविद्यालय में यही प्रोसीजर होगा, तो आप अपना रोल नंबर बता दें। ये तो हुआ आपका ऊपर का पेज, टाइटल पेज। फिर आएगा पहला पेज, इसको रोमन लेटर में डालना आपको, है ना, नंबर 1 नहीं है ये, रोमन लेटर में पेज नंबर 1। आई डिक्लेरेशन ऑफ द स्टूडेंट, यहां स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है। सन, डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस, यहां फादर का नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है, जो भी आपके अभिभावक हैं। क्लास, क्लास में आपको कक्षा का नाम लिखना है, BA 6 सेम, BA कॉम 6 सेम जो भी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंटाइटल्ड, और यहां फिर आपको हेडिंग, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है। हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मी एंड इज माय पर्सनल एंड ऑथेंटिक वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ, और यहां आपको आपके गाइड का नाम लिखना है। और ये सारी चीजें आएंगी, सिग्नेचर, आपका नाम, कक्षा, रोल नंबर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट, प्लेस। ये कौन सा हुआ आपका दूसरा पेज। इसी प्रकार से एक सर्टिफिकेट बनेगा गाइड का। ये एक फॉर्मेट है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी, उच्च शिक्षा की वेबसाइट पे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी के अंदर भी है, इंग्लिश वर्जन भी है। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश के अंदर बताएंगे, जो हिंदी में वो हिंदी मीडियम के अंदर बनाएंगे। तीसरा पेज है वो क्या रहेगा आपका, आभार, कि आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किन किन लोगों से मदद मिली है। वो आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, आपको जानकारी व्यक्ति हो सकते हैं, आपके गाइड करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आपको मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति इसमें हो सकते हैं, उनका नाम आ जाएगा। और चौथा पेज है आपका इंडेक्स, विषय सूची, अनुक्रमणिका, जो 7, 8, 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, यही आपको इंडेक्स में लिखना है। और उसके आगे आ जाएगा नंबर, ये जानकारी पेज नंबर कहां से कहां है। और उसके बाद फिर आपका 1, 2, 3 पेज नंबर चालू होगा। यहां तक पेज क्या रहेंगे आपके रोमन के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 में लागू होगा। ठीक, चलिए, आप लोगों ने मेरी बात सुनी तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अवसर दिया आपसे बातचीत करने का। जो स्टूडेंट जा रहे हैं, केवल एक बात मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये मेरे कांटेक्ट नंबर हैं, आप चाहें तो नोट कर लें। और ये मेरी ईमेल आईडी है, ये अगर आप मुझे मेल करते हैं और आपको ऐसा लगता है कोई कंफ्यूजन, तो आप मुझसे पूछ लें। ये पीपीटी में आपके मेल भी करता हूं। अगर इनमें से कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। मुझसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, इस चीज का बहुत फर्क पड़ा है। सीधी और पता नहीं कहां कहां, सिंगरौली से मुझे स्टूडेंट ने मेल किया कि सर आपकी पीपीटी मुझे दे दीजिए, तो मैंने उनको पीपीटी भेजी है। और यहाँ जो हमारी टीम है, टेक्निकल टीम, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आपके और मेरे बीच में संवाद को सफल बनाया। थैंक यू वेरी मच।